अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमने एमडी कैट का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करना है। आज जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे क्वेश्चंस पास पेपर में पूछे गए, आपसे वो पूछ भी सकता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते से अच्छे से समझना है आप लोगों ने। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नाउन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, इसे बैटरी ऑफ द सेल भी कहा जाता है और इसे फर्नेस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी की प्रोडक्शन भी करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, एनर्जी को स्टोर भी करता है। जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उसे क्या करता है, सप्लाई भी करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया तमाम ऑर्गेनेलीज में सबसे बिजिएस्ट ऑर्गेनेली है और सबसे एक्टिव ऑर्गेनेली है। ये हर वक्त आप देखेंगे काम कर रहा होता है। इसका काम होता है एनर्जी की प्रोडक्शन करना। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है वो होता है 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसी तरह इसकी जो लेंथ होती है 1 to 4 माइक्रोमीटर इसकी क्या आ जाती है, लेंथ आ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली? द रीजन इज दैट दे आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग देमसेल्फ। ये खुद ही डिवाइड हो सकता है, तो इसीलिए इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। और ये जो बाइनरी फिशन प्रोसेस होता है, ये फिशन का जो प्रोसेस होता है उससे ये डिवाइड होता है और इस तरह ये अपना नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये अपना ये नंबर क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो डीएनए होता है वो आपको सर्कुलर डीएनए नजर आता है। यहाँ हम माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स आपको नजर आएंगी। ये एक मेम्ब्रेन है बाहर वाली, अभी इस पे डिटेल में बात करेंगे जी। और ये दूसरी मेम्ब्रेन है, ये देखें, ये दूसरी मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है यहाँ पे। अच्छा, इसमें जो डीएनए आपको नजर आएगा वो ये सर्कुलर डीएनए आपको इस तरह की फॉर्म में ये डीएनए नजर आता है। और ये जो डीएनए नजर आ रहा है इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहा जाता है। ये सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है और ये टोटल डीएनए का 1% होता है। ये टोटल डीएनए के कितने परसेंट होता है? 1% होता है। और यहाँ पे आपको इसके अंदर यहाँ पे राइबोसोम भी नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? राइबोसोम्स। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s राइबोसोम्स होते हैं। इनका अपना डीएनए है, इनके पास राइबोसोम्स हैं। इस राइबोसोम और डीएनए की मदद से ये अपनी चीजें खुद बना सकता है, तो इसीलिए इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम दिया। इसीलिए इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहा जाता है, क्योंकि ये जो चीज प्रोटीन बनाना चाहिए, जो चीज बनाना चाहिए अपनी क्या कर सकता है, बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अक्रंस की बात करें, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। के तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ये नजर आता है, ये पाया जाता है। 22 सेल ऐसे होते हैं विच कंटेन अ सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन, जिनमें आपको बड़ा सारा एक ही नजर आता है। बट मोस्ट ऑफ द सेल कंटेन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ज्यादातर सेल के पास आपको माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो क्या होता है, ज्यादा नजर आता है। ये इसमें ज्यादा होता है। एक रिलेशनशिप याद रखना, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्या बात बता रहा हूं? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इफ इट मीन दैट जो सेल ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर आपको क्या होगा, ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, जैसे हम मसल सेल की बात करते हैं, मसल सेल हैविंग एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो आपको क्या होता है, वो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये सेल हर वक्त जो है वो क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। इनका फंक्शन हर वक्त परफॉर्म हो रहा होता है, तो इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको क्या नजर आएंगे, ज्यादा नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जी इसकी स्ट्रक्चर की, जब इन्हें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये आपको किस तरह की फॉर्म में नजर आते हैं? ये वेसिकल्स की फॉर्म में, ये गोल नजर आते हैं, इस तरह की फॉर्म में आपको ये नजर आते हैं, ऐसे नजर आएंगे इस तरह की फॉर्म में। या फिर ये रॉड की फॉर्म में आपको नजर आते हैं, रॉड इस तरह की फॉर्म में, ये देखिए ये रॉड की फॉर्म में आपको, या ये फिलामेंट की फॉर्म में आपको ऐसे दिखाई देते हैं। ये इस तरह की फॉर्म में आपको ये दिखाई देंगे अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन जब हम इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हमें सिलेंड्रिकल या रॉड शेप स्ट्रक्चर नजर आते हैं।
ठीक है, और दैट आर इनक्लोज बाय अ डबल मेम्ब्रेन, जिसमें आपको क्या नजर आती है, एक मेम्ब्रेन नहीं बल्कि दो दो मेम्ब्रेन आपको नजर आती है, जो डायग्राम मैंने बनाई है ऊपर आपको नजर भी आ रही है, इसी की बात कर रहा है, ये दो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक जो मेम्ब्रेन है बाहर वाली, उसे आउटर मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है, दिस इज अ आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन आ जाती है। और आप देखें बाहर वाली मेम्ब्रेन बिल्कुल जो है वो आपको क्या नजर आ रही है, वो आपको स्मूथ नजर आ रही है, बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, ठीक है। और दूसरी जो है हमारे पास अंदर वाली मेम्ब्रेन है, विच इज अ इनर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास क्या आ जाती है जी, इनर मेम्ब्रेन आ जाती है। ये स्मूथ नहीं है, इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या नजर आते हैं, इनफोल्ड्स नजर आते हैं, क्या नजर आते हैं, इनफोल्ड नजर आते हैं, ठीक है जी। हम एक एक मेम्ब्रेन को पहले डिटेल में बात करते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, स्मूथ होती है, और इसमें आपको कुछ सुराख नजर आते हैं, सीव नजर आते हैं, देखें यहाँ आपको कुछ पोर नजर आएंगे, कुछ सुराख नजर आएंगे, कुछ भी दो तीन बना देता हूँ, ये इस तरह, ये इस तरह, ये ये इनको पोर नजर आते हैं। ये पोर्स क्यों नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं पोरिन। कौन सी प्रोटीन है, पोरिन प्रोटीन है। और ये पोरिन प्रोटीन इस मेम्ब्रेन को जो है, क्योंकि कोई भी चीज जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना चाहे तो बाहर वाली मेम्ब्रेन से बड़े आराम से अंदर बाहर जा सकती है, तो इसी मेम्ब्रेन की वजह से जो है ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो परमिएबल होती है, वो क्या होती है, परमीएबल, फ्रीली परमीएबल मीन दैट कोई भी चीजें जो है वो क्या कर सकती है, अंदर बाहर जा सकती हैं, क्योंकि ये रुकावट नहीं डालती, कोई भी चीज जो है अंदर आना चाहे वो आ सकती है। जैसे यहाँ से देखें, यहाँ से अंदर आना चाह रही है वो अंदर आ सकती है, कोई चीज यहाँ से बाहर जाना चाह रही है वो क्या कर सकती है, बाहर की तरफ जो है वो जा सकती है। दूसरी हम बात करते हैं जी इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर आपको क्या नजर आते हैं, बहुत सारे जो है वो इनफोल्ड्स नजर आते हैं, दीज इनफोल्ड्स आर नाउन एज, मैंने दूसरी मेम्ब्रेन क्या बताई आपको, इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर क्या है, इनफोल्ड्स है, नजर आ रहे हैं कर्व्स इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं, ये इनफोल्ड है। इन इनफोल्ड्स का फायदा ये होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, दीज इनफोल्ड आर नाउन एज, इन्हें हम किसका नाम देते हैं, क्रिस्टी का नाम देते हैं, these enfold are known as, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इसी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसके पास आपको यहाँ पे कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इस तरह की फॉर्म में जो मैं बना रहा हूँ, जरा गौर से देखें आप, इस तरह की फॉर्म में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ये क्या चीज है, ये कुछ और नहीं बल्कि ये होते हैं F0 F1 पार्टिकल, इन्हें क्या कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है, F0 F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। ये F0 F1 पार्टिकल्स हैं क्या, ये F0 F1 पार्टिकल्स एक्चुअली ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये एक एंजाइम है विच इज द एटीपी सिंथेज एंजाइम, दैट इज द एटीपी सिंथेज एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, जो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, एटीपी की सिंथेसिस के अंदर जो है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अंदर वाली मेम्ब्रेन में आपको और भी बहुत सारे जो है अदर कॉम्प्लेक्सेस नजर आते हैं, फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं दीज कॉम्प्लेक्सेस एक्ट एज, ये किसके तौर पे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। इसके अंदर और भी अदर कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, अदर कॉम्प्लेक्सेस, ये क्या किसके तौर पे काम करते हैं, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये किसके तौर पे काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे जो है ये काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे ये वर्क करेंगे, किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इट मीन दैट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली मेम्ब्रेन में होते हैं, आपने एक प्रोसेस आगे पढ़ेंगे जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, दैट अकर इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वो कहाँ होता है, अंदर जो दूसरी मेम्ब्रेन है वहां पे आपको नजर आता है जिसमें इनफोल्ड वगैरह है, वहां पे ये सारा काम होता है। अच्छा जी, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये दो कंपार्टमेंट बनाती है, ठीक है, कितने कंपार्टमेंट बनाती है, दो कंपार्टमेंट बनाती है। एक जो है इससे बाहर की तरफ आ जाता है, ये बाहर की तरफ दो मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस होता है ये बनता है, ये दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अंदर वाली मेम्ब्रेन दो कंपार्टमेंट बनाती है, एक बाहर की तरफ विच इज अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और एक अंदर की तरफ यहाँ पे आपको जेली लाइक फ्लूइड नजर आता है, यहाँ जेली लाइक मैट्रिक्स नजर आता है विच इज नाउन एज, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल
क्या नाम देते हैं इसे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है, उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, ये जेली लाइक होता है, ठीक है, ये जेली लाइक जो है फ्लूइड होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, विच कंटेन अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए विच आई ऑलरेडी मेंशन, जो हमने बात कर दी थी कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है। इट आल्सो कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, यहाँ पे आपको हर किस्म के आरएनए नजर आएंगे, चाहे ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, वो नजर आएंगे। इट आल्सो कंटेन राइबोसोम which are 70s ribosome. It also contain a many types of enzyme, different types of enzymes जो है वो सारे के सारे जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। हाँ, the presence of these components indicate that mitochondria have their own genetic system. इसके पास अपना genetic system है, जो मैं बात पीछे भी कर चुका हूँ। इसके पास अपना mitochondrial DNA है। It means that the protein which is required, जो चीज चाहिए इसे, जो प्रोटीन चाहिए इसे, ये खुद क्या कर सकता है, उसे बना सकता है। It means that they have their own metabolic machinery. इसके पास अपनी बनाई हुई चीजें जो हैं, बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी की सारी ये खुद क्या कर सकता है। ये वो डायग्राम है जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, देख लें। इसमें आपको डीएनए भी नजर आ रहा है, ठीक है, इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन आपको स्मूथ नजर आ रही है, जो डायग्राम मैंने बनाई है वही है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन में आपको क्या नजर आ रहे हैं, बहुत सारे इनफोल्ड नजर आ रहे हैं। दीज इनफोल्ड आर नाउन है, जिन्हें हम किस का नाम दिया, क्रिस्टिया का नाम दिया। और अंदर वाली मेम्ब्रेन के पास आपने पढ़ा था कुछ ग्रेनुलर पार्टिकल्स होते हैं, विच इज एटीपी सिंथेज, जिसमें दो रीजन होते हैं, एक F0 और दूसरा F1 पार्टिकल। इसके पास अपने राइबोसोम भी आपको नजर आ रहे हैं। अंदर जेली नुमा जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम किसका नाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं, उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। मैंने डायग्राम में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, वही सारी की सारी यहाँ पे भी बताई हुई है इसने। आगे जी हमारे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी की सिंथेसिस करता है। ये एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस यहाँ पे होता है। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे, आपको पता है एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, फूड की ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये सारा काम होता है, और देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। शुगर की भी ये मेटाबॉलिज्म करता है, फैट्स की करता है, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेटाबॉलिज्म करता है, ताकि क्या बनाई जा सके, दे कैन मैन्युफैक्चर एटीपी, दे कैन स्टोर एटीपी, दे कैन सप्लाई एटीपी, एटीपी को सप्लाई भी कर सकता है। अच्छा जी, एंजाइम्स इन द मैट्रिक्स, अभी मैंने बताया था मैट्रिक्स के अंदर आपको एंजाइम भी नजर आते हैं। ये और भी जो सेलुलर रिस्पायरेशन के जो स्टेप्स हैं उनको प्रोसीड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका दूसरा फंक्शन है। पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है, वो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन बात कर चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल आल्सो अकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही ये आपको नजर आता है, या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो देख लें ये बहुत सारे क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा जी, इसी तरह हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की भी बात की थी। देयर आर वेरियस प्रोटीन्स, देयर आर सेवरल कॉम्प्लेक्सेस which act as an electron carrier in electron transport chain, also present in the inner membrane। वो भी आपको कहाँ नजर आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो है यहाँ पे नजर आते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है नेक्स्ट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से जो एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है, ये आपकी बुक का एक साइड ब्लॉक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने समझना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिस्प्ले सिमिलरिटी विद द बैक्टीरिया। एज यू नो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। तो इनकी सिमिलरिटीज आपको नजर आती है किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। लाइक बोथ आर द, अभी बात की थी, बोथ आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, ठीक है, दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, दोनों के पास अपना जेनेटिक सिस्टम होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास भी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी, मजे की बात है, बैक्टीरिया भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग खुद ही डिवाइड हो सकता है, इसके पास भी अपना जेनेटिक सिस्टम होता है। इसके पास इनके पास भी अपनी जो है सेम बात करें मेटाबॉलिक मशीनरी आपको नजर आती है, और दोनों के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए, इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, इसके क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का अपना डीएनए होता है, ठीक है। इनमें ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए भी आपको नजर आते हैं, और सब में जो है बात करें, तीनों में हम बात करें तो दे हैव 70s राइबोसोम।
तो इट मीन दैट कि इनकी बात करें अगर, तो ये भी जो है थ्योरीज हैं ये बताती हैं कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये इवॉल्व फ्रॉम द, किससे निकले हैं, ये किससे बने हैं, ये बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुए हैं। जैसे हम सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन या एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी की बात करें, वही बात की जा रही है यहाँ पे। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर केपेबल ऑफ सर्वाइविंग आउटसाइड द सेल। ये अगर आप सेल से निकाल दें तो आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर रखे तो ये क्या कर सकते हैं, दे हैविंग पोटेंशियल टू सर्वाइव, ये क्या कर सकते हैं वहां पे, ये सर्वाइव कर जाएंगे या ये सर्वाइव कर सकते हैं। Based upon observation, evolution believe that they were independent organism in early ancestor of the, मैंने जो अभी आपको एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी की बात की है वही बात कर रहा है। Eventually engulf cell form a relationship with the host cell। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी क्या कहती है, यही कहती है कि इन्होंने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर इनगल्फ किया था, इनगल्फ करने के बाद उन्हें डाइजेस्ट करने के बाद इन्हें रिटेन कर लिया था। जब रिटेन किया तो उससे कोई ना कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ, क्लोरोप्लास्ट डेवलप हुआ, इसी तरह जो है वो आपका न्यूक्लियस बना। इन्हीं से ये जो है ये थ्योरी किसका नाम देते हैं, इस थ्योरी को हम जो है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी का नाम देते हैं। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी है यही है कि विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वहां पे उनकी क्या हो जाती है, सर्वाइवल हो जाती है, वो वहां पे क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। Mitochondria divide in this way, their membranes double before cell division। Mitochondria इस तरह डिवाइड करता है, obviously mitochondria डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, तो ये जब भी डिवाइड होने से पहले अपनी जो दो मेम्ब्रेन्स हैं उनको बनाता है, उसके बाद जो है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम ज्यादा होता है या फिक्स रहता है? इसका नंबर कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और इसको रेगुलेट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली दैट इज अ लाइसोसोम। ये इसके नंबर को रेगुलेट करता है, जहां पे जरूरत है वहां ये काम नहीं करता, जहां पे जरूरत नहीं है वहां ये माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अच्छा जी, यहां से एक पास्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव भी आया है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कंटेन्ड विद इन एक्स सेल। ये आपको कहां पे नजर आता है, ये जो एक्स सेल होता है, ओवा होता है, उसके अंदर पाया जाता है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द हेड ऑफ द स्पर्म, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्पर्म, ये स्पर्म के अंदर नहीं होता। तो इट मीन दैट कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, तो जितने भी मैटरनल कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ट्रांसफर होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पास्ट पेपर में दे भी चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, मैटरनल कैरेक्टर्स होते हैं। ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया इन अ फर्टिलाइज्ड एग आर ड्राइव फ्रॉम द, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो किससे निकलते हैं, मदर से ही निकलते हैं। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके साथ हम एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।